नमस्ते। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी, सुप्रसिद्ध एडवोकेट और इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। और हम आज बात करने वाले हैं एक बार फिर से सर जी के बारे में। और प्रश्न जो है, यक्ष प्रश्न जो है विजय जी, कि केजरीवाल बेचैन क्यों हैं? सर, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, बेचैनी की वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं, वक्त सबसे बलवान होता है, और जैसे जैसे वक्त निकल रहा है वैसे वैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास और एविडेंसेस इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो एक कहावत है हमारे समाज में कि पाप का घड़ा कभी तो फूटेगा। अब वो जैसे जैसे भर रहा है वैसे वैसे बेचैनी बढ़ रही है। और दुख की बात यह है कि बेचैनी के साथ साथ जो वो इरेशनल स्टेटमेंट या डिसीजन लेते जा रहे हैं, वो इनके लिए और मुसीबतें खड़ी करता जा रहा है। तो देखते हैं सर क्या होता है आने वाले समय में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि एक इतना प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव शुरू किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन आज हर मोर्चे पे वो उलझे हुए हैं। और सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन ये जो केसेस हैं, मुझे नहीं लगता इनके अगले जिंदगी में 20 साल इनको चैन से जीने देंगे। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी देखने में आ रही हैं कि ये जाते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस के उद्घाटन पर, और वहाँ पर एलजी के होते हुए भी उद्घाटन स्वयं करने का प्रयास करते हैं, वो नहीं होने दिया जाता। उसके बाद फिर जाके जो स्पीच देनी होती है उसमें वहाँ खड़े खड़े जब उनसे कहा जाता है भाई जल्दी कंक्लूड कीजिए, तो उस पे ही जो है वो बहस करने लगते हैं। ये क्या दिखाता है? ये तो वैसे तो हम जानते हैं सर जी के बारे में काफ़ी कुछ अब, लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल इसको कहें कि हद्दी हो गई। सर, सवाल अब ये है कि एक पब्लिक लाइफ में एक मैच्योरिटी होती है। आपने और हमने अपनी जिंदगी में सैकड़ों इवेंट एड्रेस किए होंगे, सैकड़ों इनॉग्रेशन किए होंगे, सैकड़ों फोरम पे हमने भी जाके कोई ना कोई जिसे कहते हैं कि लीड रोल प्ले किया होगा। लेकिन एक संयम बहुत जरूरी होता है। आपको दोनों तरफ देखना होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो थोड़ा सा परेशान होते हैं जब वो वीआईपीज को देखते हैं, वो भी हाइपर हो जाते हैं। और एक्साइटमेंट में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कभी पानी गिर जाता है, कभी माचिस भूल जाते हैं, कभी मोमबत्ती भूल जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो गेस्ट है वो कितनी शालीनता से इस पूरे जो केओस की स्थिति, वहां लगभग केओस की स्थिति, और खासकर वीआईपी प्रेजेंस के कारण वहां उस एनवायरनमेंट को वो कितना कंफर्ट देता है कि भाई डोंट वरी, टेक योर टाइम, डू इट वेल। ये जो मेच्योरिटी होती है टू हैंडल पब्लिक फोरम्स, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में नहीं है। वो या तो फोटो खिंचवाने में जल्दी रहते हैं, या खुद की तारीफ करने में आगे बढ़े रहते हैं। उनको पता नहीं क्यों इस बात का डाउट रहता है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। अरे, जब आप सीएम हो, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, तो आप तसल्ली करिए ना, किस बात की हड़बड़ है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, मैं तो एक बात कहूंगा सर, अगर तख्ती पे एलजी का नाम लिखा है, तो अब आपको पियोन से इनॉग्रेट कराओ या चीफ मिनिस्टर से, क्या फर्क पड़ता है? कल के बाद तो लोग तख्ती पढ़ेंगे, ये थोड़ी देखेंगे किसने रस्सी खींची थी। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है, और मुझे लगता है कि डेस्परेशन है। मीडिया के सामने फोटो खिंचवाना एक डेस्परेशन सिचुएशन हो गई है। तो पता नहीं क्या मैसेज लोग कन्वे करना चाहते हैं बाय थ्रोइंग देयर वेट अराउंड। ये मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। अगर आप अपना वेट जरूरत से ज्यादा थ्रो करने की कोशिश करते हैं,
तो आज के समाज में ना लोग उसको एरोगेंस समझते हैं या लोग समझते हैं यार ये डेस्परेट है, और दोनों ही चीजें पब्लिक लाइफ में अच्छी नहीं होती। तो ये एक स्थिति सामने आती है सर। और दूसरी बात जो है, ये समय जो स्थिति चल रही है, और ये जो हाइड एंड सीक हमारे सर जी खेल रहे हैं मनीष सिसोदिया के साथ, उसकी क्या तासीर है, उसका थोड़ा विश्लेषण करें। सर दुख की बात तो यह है कि मनीष सिसोदिया को तो बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करके किनारे लगा दिया गया है। क्योंकि मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती, जब केजरीवाल साहब स्कूल में जाते हैं और वहां जाके कहते हैं मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल में डाल दिया उसने अच्छे स्कूल बनाए थे। सर मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये किस वर्जन की स्टोरी है। क्या हम ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल भेज दिया या उनकी बेल इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए थे? ना तो ये सीबीआई की कहीं रिपोर्ट में है, ना कहीं ईडी की रिपोर्ट में है, ना लोअर कोर्ट्स के अंदर ये स्टेटमेंट आया है, ना मनीष सिसोदिया के वकीलों ने ये कहा है, ना ये किसी और चार्जशीट में है, ना जजेस में के ऑब्जर्वेशन में है कि मनीष को हम इसलिए सजा दे रहे हैं कि उसने अच्छे स्कूल बनाए। ये सिर्फ एक फिक्शन जो क्रिएट किया हुआ है अरविंद केजरीवाल साहब का अपने मंत्री के लिए, जिसको उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, और जब वो इस्तेमाल योग्य नहीं रहा और पता कि इसके ऊपर तो ट्रैप आएगा ही आएगा, क्योंकि केजरीवाल को इतना तो पता है कि जितने काम वो अपने मंत्रियों से करा रहे हैं सूनर और लेटर आज बच जाओगे, लेकिन सीएजी की जब रिपोर्ट आएगी, बाकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएंगी तो रेड फ्लैग तो आएंगे, और तब आराम से कह के बचना होगा कि साहब मेरे पास तो डिपार्टमेंट था नहीं, मैं क्या करूं, मंत्री ने किया। और जिसने अपने सगों को नहीं छोड़ा, दोस्तों को नहीं छोड़ा, और जो दोस्त बने पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनको आज इन्होंने मंत्री बना दिया, क्योंकि वो बनाना मजबूरी है, नहीं तो कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं होगा। इनका बस चले तो ये एक ही आदमी से सारा काम करवाते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी विचित्र स्थिति है। और मनीष सिसोदिया पे तो मेरे को तरस आता है कि वो आदमी जरा भी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। आज भी एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट वो इतना इमेच्योर दे रहा है। या तो उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा केजरीवाल के पास है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैंने केजरीवाल के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट दिया तो केजरीवाल मुझे उल्टा लटका सकता है, इतने एविडेंस होंगे केजरीवाल के पास। तो या तो वो इनसिक्योर है, उनको इस बात का डर है कि कहीं केजरीवाल उल्टा ना कर दे पूरे केस को। लेकिन फिर भी सर पर्सनल इश्यूज कुछ भी हो, करप्शन है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जितना ये 600-700 करोड़ या 2000 करोड़ जो भी अलग अलग आंकड़े नंबर आ रहे हैं, ये सारा का सारा इलेक्शन में नहीं गया होगा साहब, ये पर्सनल अकाउंट में भी गया होगा, पर्सनल एसेट भी बने होंगे इससे। मैं मान ही नहीं सकता कि पॉलिटिक्स में कोई इतना राजा हरिश्चंद्र है कि पूरा का पूरा फंड इकट्ठा करे और 100% पार्टी को दे दे। ये तो किसी में नहीं होता। आप कांग्रेस के नेताओं से पूछ लो, बीजेपी के नाम से पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, सबको ये रहता है कि यार पैसा इकट्ठा होता है लेकिन पूरा नहीं आता पार्टी फंड में। तो ये भी मैं मानने को तैयार हूं कि ये जो कट्टर ईमानदार लोग हैं, किसके साथ ईमानदारी करिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन कानून की दृष्टि से और जो स्थितियां सामने आ रही हैं दोनों दृष्टि से मुझे लगता है कि हकीकत बहुत गंभीर निकलेगी जैसे जैसे वक्त निकलेगा। नहीं, वैसे पब्लिकली तो वो सिसोदिया जी की याद कर करके आंसू बहाते हैं और भावुक हो जाते हैं, अंदर क्या करते हैं वो सर आप तो बैठे हो ना वहां पे राजस्थान मकान में, भी सर खाली करवा लिया उन्होंने। सर मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपको, आप इस बात को समझिए कि आपके राजस्थान में रोज तमाशा हो रहा है, अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट, करेक्ट, दोनों क्या बोल रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप क्या समझ रहे हैं? क्या जनता नहीं समझ पा रही? सबको पता है क्या हो रहा है। तो ये जो कहना कि केजरीवाल साहब आंसू बहा रहे हैं, ये पार्ट वही है सर। वो कह के बोल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अब क्योंकि सिसोदिया साहब अंदर नहीं है तो कम से कम
अब कैसे ये कम्युनिकेट करें थ्रू मीडिया, थ्रू फ्रेंड सर्कल की नहीं नहीं ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट यू, वो इसलिए कि यार तू मेरी पोल मत खोलना, आई एम वरीड अबाउट यू, तो मैं तेरा ध्यान रख रहा हूं, तो बस मेरे को धोखा मत देना, बस मेरा नाम मत ले लेना, बाकी सब ठीक है। क्योंकि दुख इस बात का है, अगर आप देखें इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जो बड़ी विचित्र है, और मुझे तो, मैं इस पे एक करूंगा कार्रवाई, मेरा एक वीडियो बनाने का आउटलाइन मैंने बनाया है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जी। कि मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को सही एडवाइस नहीं मिल रही है। जो वकील है ना मनीष सिसोदिया के, वो केजरीवाल के कहने पे चल रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया का केस नहीं लड़ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो इस तरह से केस को बना रहे हैं कि केजरीवाल का नाम बीच में ना आ जाए। ये आप देखेंगे जितने भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उसमें इस तरह के आर्ग्यूमेंट बिल्ड किए जा रहे हैं कि कहीं से भी केजरीवाल के ऊपर आंच ना आ जाए। और जबकि एक कॉमन सेंस अप्रोच है, आप ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल उठा लीजिए, पहली लाइन ये होनी चाहिए कि साहब मनीष सिसोदिया की क्या गलती है, ही वाज वर्किंग अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीएम, काम खत्म था। एक वकील ने, बड़े से बड़े वकील हैं, नाम आप सब जानते हैं, जिनको करोड़ों रुपए दिया है दिल्ली सरकार ने टैक्स पेयर का, उनको ये कॉमन सेंस बात कोर्ट में क्यों नहीं कही गई? ये अपने आप में एक प्लान है कि मनीष सिसोदिया को फंसाए रखो और केजरीवाल को बचाए रखो, क्योंकि लॉयर की फीस तो केजरीवाल ही डिसाइड करे ना, अगर उसकी भी कुर्सी चली गई तो लॉयर की फीस कौन देने वाला है, ये भी आप समझिए। तो ये चेस बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव पढ़े भी लिखे लोग है ना सर, पढ़े लिखे लोग चौथी पास होते तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं करते जा रहे हैं जी। ये तो कहते हैं ना कि हम चौथी पास नहीं है, इसीलिए हमारे में ज्यादा अकल है, आईआईटी पास है तो सारी थ्योरी, सारी ट्रिग्नोमेट्री, सारे कैलकुलस लगा के ही तो रास्ता निकालेंगे कि कैसे चलना है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए व्हाट्सएप का माध्यम उपयोग कर सकते हैं या फिर सुपर चैट का माध्यम भी वो उपयोग में ला सकते हैं। और ये भी आपको याद दिला दें कि जेडी मर्चेंडाइज जो है वो उपलब्ध है, और वो आपण जो हमारा एक स्टोर है, मर्चेंडाइज स्टोर, उस पर उपलब्ध है। आप कई सारे आइटम्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप इस स्टोर पे जाकर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस स्टोर पर जा सकते हैं। तो अब ये बताएं कि केजरीवाल जो है वो जो दूसरी जो वो एक चाल चल रहे हैं कांग्रेस के साथ में, कि पहले तो वो कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे, फिर कांग्रेस ने उनको भाव नहीं दिया, अब वो कांग्रेस के आगे पीछे घूम रहे हैं कि किसी तरह से हमारा जो अध्यादेश है वो बिल में या एक्ट में मत कन्वर्ट होने दो, जब वो बिल के रूप में आए। तो इसमें क्या आपको रणनीति दिखाई देती है? इसमें आप, चूंकि आप दिल्ली में ही हैं, तो इसमें बताएं कि कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है, और क्या कांग्रेस चाहेगी कि केजरीवाल को बेल आउट कर दिया जाए? सर, अगर कांग्रेस ये चाहती है केजरीवाल को बेल आउट कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की जो ग्रोथ है वो सिर्फ कांग्रेस की कॉस्ट पे ही होगी। और आज तक जितने विपक्षी दल हैं उन सब की अगर ग्रोथ हुई है तो कांग्रेस की कॉस्ट पे हुई। तो अगर कांग्रेस अपने सुसाइड मिशन पे है तो केजरीवाल को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये देखें, और ये इस तरह का सुसाइड मिशन कांग्रेस ने कई बार किया है, क्योंकि उनको लीडरशिप को मजा आता है धमाका करने में, तो वो धमाका ऐसा करते रहते हैं जिससे उनका अपना ही अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो सवाल इस बात का ये है कि आज अब हरियाणा में देख लीजिए क्या हुआ है सर, कल जो रैली हुई है, कि तिरंगा रैली जो केजरीवाल ने करी है वो किसकी कीमत पे करी है? बीजेपी को हटाने के लिए। बीजेपी को हटाने के लिए दूसरी पार्टी कौन है? वो है कांग्रेस।
अब कांग्रेस के खिलाफ आप अपना मोर्चा खड़ा कर रहे हो हरियाणा में, आप कांग्रेस के खिलाफ अपना मोर्चा खड़ा कर रहे हो राजस्थान में, आप कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के जितने राजनीतिक एडवर्सरीज हैं उन सब के साथ आप हर राज्य में मिलके आ गए, गले मिल लिए, हाथ मिला लिए। अब आप कांग्रेस से चाहते हो कि राज्यसभा में वो आपका साथ दे, तो केजरीवाल बहुत क्लियर है, वो कहता है यार मुझे कांग्रेस को यूज एंड थ्रो करना है। किसी केजरीवाल की पॉलिसी बहुत क्लियर है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई लंबी सोच नहीं है। केजरीवाल इज वेरी श्रूड प्लेयर। उसको लगता है आज मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मैंने कल किसी को थप्पड़ मारा था, कोई बात नहीं, उसके पैर पकड़ के उसको कहो भाई साहब जरा ये क्लिप दे देना, मेरे को कांटा निकालना है। जैसे ही वो कांटा निकलेगा वापस वो उसी को चुभाएगा जिसके क्लिप से कांटा निकाला था। इज वेरी क्लियर कि मेरा कांटा निकलना काम हो गया, अब इस कांटे का इस्तेमाल मैं सही ढंग से कहां करूं, ये उसी को ही चुभाएगा जिसने उसकी हेल्प करी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात हमें समझनी होगी। अगर आज तक कोई केजरीवाल की पर्सनैलिटी को नहीं समझा है, उनकी कार्यशैली को, उनकी बातचीत को, उनके स्टेटमेंट्स को, किस तरह से वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, अगर पॉलिटिक्स में आज भी अगर कोई उनको नहीं समझा है तो वो ना तो वो पॉलिटिशियन है, ना उसको दुनियादारी समझ में आती है। वो सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइन से अपनी ओपिनियन बनाता है और डिसीजन लेता है। इसके आगे उस आदमी को ना तो राजनीति में होना चाहिए, ना उसको समाज में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन देनी चाहिए, क्यों उसको समझ नहीं आता कि दुनिया चल कैसे रही जी। और 11 तारीख को रामलीला मैदान में रैली भी वो करने जा रहे हैं। सर रैली तो करना क्या मुश्किल है सर, जब पहलवान भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, चडूनी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, राकेश टिकैत भीड़ इकट्ठी कर सकता है, तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं सर। भीड़ का मतलब 0.00001 भी करोगे तो ग्राउंड भर जाता है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के आसपास है, आपको 20,000 लोग ही तो चाहिए, कितना परसेंट हुआ सर? दिल्ली के फुटपाथ पे जितने लोग खाली बैठे हैं सिर्फ उनका कह दो कि रामलीला मैदान में लंच मिल रहा है, भीड़ इकट्ठी हो गई ना सर। आज गुरुद्वारे में लंगर लगता है सड़कों के किनारे, जब भी गुरुपूरब होता है, कुछ और होता है, जब प्रसादा बांटा जाता है, ठंडी लस्सी बांटी जाती है, सड़कें जाम हो जाती है ना सर। एक एक भीड़ एक एक जगह पे जो लगता है वहां 500-500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल रैली करना तो सबसे आसान है सर। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लोगों को यह कहना है कि वहां पे आपको या तो 500 रुपए मिलेंगे, या आपको कोई खाना मिलेगा, या आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। जो लोग खाली बैठे होंगे चलो खाना ही खा जाते हैं यार, क्या बड़ी बात है। डेली वेज वाले वर्कर बहुत हैं, हर आदमी को रोज काम मिलता नहीं। और अगर आज आप 300-500 रुपए उनको रैली के लिए भी दे देते हैं तो आपको जितने लोग चाहिए मिल जाएंगे सर। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रैली हो रही है और भीड़ आ रही है तो सर कौन सी रैली में भीड़ नहीं आती और कौन सी रैली में भीड़ नहीं हो पाती। एक आप बता दीजिए कि जब राकेश टिकैत जैसे लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं जो सत्ता में नहीं है, केजरीवाल तो फिर भी सीएम है, पूरा मशीनरी उनके पास है, अमला उनके पास है, फाइनेंसर्स उनके पास हैं, तो भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, आराम से हो जाएगी। हर एमएलए को अगर ये बोल दिया एक एक बस भर के आओ तो 65 बसें तो वही हो गई सर। तो ये कोई वो तो है, तो लाना भी पड़ेगा। बहुत बड़ी सर, वो तो और किस लिए, एमएलए का काम क्या है कि जब सीएम की रैली और भीड़ ना हो तो साले तुम किस काम के? इसका मतलब तुम्हारा एक बस लोड भी नहीं ला सकते तो मतलब किस काम के हो तुम यार? हाँ, फिर तो टिकट गया काम से। नहीं, तुम किसी लायक ही नहीं हो, फिर तो आम आदमी से भी निकाला जाएगा। तो वो है सर, ये तो रैली वैली सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में बहुत रैलियां होती हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है, रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कुछ और होता है। तो रैली कोई सिग्निफिकेंस नहीं, रैली के तो मायने कुछ और ही, वो तो सिर्फ ऑप्टिक्स है। और आज की दुनिया में तो आपको रैली करने की, अगर आप लाइव टेलीकास्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आप रात को दिखा सकते हैं कि मेरी रैली में 10 लाख लोग थे, वो कट पेस्ट करके भीड़ इकट्ठी हो जाती है। केजरीवाल की जो पंजाब में सरकार चल रही है उसमें क्या भगवंत मान इनसे कुछ
अलग जा रहे हैं। बीच में ये बात आ रही थी कि भाई भगवंत मान ने इनकी सुननी बंद कर दी है, इसलिए वो आजकल भगवंत मान को साथ में लेके घूमते हैं। नहीं तो देखिए सर, केजरीवाल जैसे व्यक्ति को भगवंत मान को साथ में लेके घूमने का कोई मतलब था नहीं। नहीं सर, आप गलत एंगल पे सोच रहे हैं। अच्छा, ओके। भगवंत मान के पास एयर टैक्सी है। भगवंत मान के हवाई जहाज का इस्तेमाल हो रहा है। बगैर भगवंत मान के जाएंगे तो हवाई जहाज इश्यू नहीं होगा। आप समझिए, और कोई एजेंडा नहीं है भगवंत मान का। आपने भगवंत मान को कभी बोलते नहीं देखा होगा, हर मीटिंग में वो गुमसुम बैठे रहते हैं। उसको सब समझ में आ रहा है कि ये मामला गलत जा रहा है। भगवंत मान की बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर है। लेकिन अब केजरीवाल ने कहा है कि मुझे कल जाना है छत्तीसगढ़ और तुम साथ चलोगे, तो भगवंत मान तो बाई क्राफ्ट आएगा, दिल्ली से पिकअप करेगा और टेक ऑफ करके जाएगा। केजरीवाल को पैसेंजर प्लेन में जब उनको कॉलेज के अंदर कोई भाषण देने नहीं दे रहा, आपको क्या समझता है केजरीवाल को एयरपोर्ट में लोग क्या हाल करेंगे? आप समझिए, ये सिक्योरिटी रिस्क है। इतना मतलब है, हमारे केजरीवाल जी इतने असुरक्षित महसूस करने लगे कि उनको पूरी पंजाब गवर्नमेंट की सरकार सर आप चाहिए इस साथ पे, में, मैं तो कहता हूँ सिक्योरिटी आपका चाहिए साथ में। जो पंजाब की जनता देख रही है, पंजाब की जनता को आरटीआई डालना चाहिए भगवंत मान के ऑफिस में कि कितनी बार भगवंत मान हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर लेके गए और उसमें को पैसेंजर केजरीवाल थे, और केजरीवाल से क्या उसका पैसा वसूल किया जा रहा है? क्योंकि ये पॉलिटिकल रैली के लिए पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल हो रहा है फॉर पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ आम आदमी पार्टी। इसकी रिकवरी कैसे होगी? ये पंजाब की जनता के टैक्स का पैसा है। तो जो आपका प्रोग्राम पंजाब की जनता देख रही है, उनको जागना पड़ेगा। तो भगवंत मान इज लाइक ए स्टीवर्ड इन ए प्राइवेट जेट फॉर केजरीवाल। आप समझिए, दिस इज इंसल्टिंग फॉर भगवंत मान। वो बड़े राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, फैसिलिटीज उनकी हैं, लेकिन हर मीटिंग के अंदर केजरीवाल साहब के दाएं बाएं बैठाया जाता है और बोलने भी नहीं दिया जाता है। ये तो केजरीवाल जी का जो अगला मैटर आने वाला है कुछ दिनों बाद, उसके बारे में चर्चा कर लें। एक तरफ तो पहले हमारे पास एक वायदा माफ गवाह सीबीआई वाले केस में था, जो ओएसटी है, वो क्या दिनेश अरोड़ा नाम है उसका, और अब वो हमारा आपके साउथ ग्रुप वाला जो बंदा है, क्या नाम है उसका, शरत रेड्डी, वो भी बन गया है ईडी वाले केस में। तो अब ईडी वाले केस में भी एक अप्रूवर हो गया, सीबीआई वाले केस में भी एक अप्रूवर हो गया। तो ये पूरा का पूरा मामला आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? आपका जो लीगल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप कृपया बताएं। मुझे लगता है कनेक्शन कटा है थोड़ी देर के लिए, आ गए वापस। जी, आप सुन पाए क्या मुझको? आप मुझे सुन पाए? नहीं सर, वो बीच में ट्रिप हो गया था। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि एक तो दिनेश अरोड़ा नाम का अप्रूवर सीबीआई ने ले लिया, जो ओएसटी था मनीष सिसोदिया का। अब दूसरा जो है वो आपका अप्रूवर आ गया ईडी में भी, वो जो रेड्डी साहब है, शरत रेड्डी, क्या नाम है उनका, पी शरत रेड्डी जी। तो अब ये जब दो अप्रूवर दो बड़े केस में आ गए हैं, तो अब आप केजरीवाल को किधर जाते देखते हैं? मनीष सिसोदिया तो पूरी तरह से फंस चुके हैं, उनको बेल भी नहीं मिल रही, और ईडी वाला केस जो है वो लगभग ओपन और शट केस लगता है कि कविता भी उससे पूरी तरह से फंस चुकी है। सर देखिए, फंसे हुए तो केजरीवाल साहब भी हैं। केजरीवाल साहब को कोई बचा नहीं सकता। कल के मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में इस पे चर्चा करी है, मेरे चैनल पे दर्शक देख सकते हैं। मैंने सेक्शन बाय सेक्शन, क्लॉज बाय क्लॉज डिटेलिंग करी है कि किस तरह से केजरीवाल कहां कहां फंसेंगे।
मैं यही कह रहा हूं कि अगर मनीष सिसोदिया के वकील थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें तो अगली पेशी केजरीवाल की है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि यहां पूरा खेल वकीलों का ये है कि केजरीवाल को बचाना है, मनीष को फंसाए रखना है। या मनीष को बचाने का काम नहीं हो रहा, नहीं तो कानून के हिसाब से, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के हिसाब से मनीष तो साहब बच सकता है। वो कहेगा साहब मैं क्या करूं, मुझे ऊपर से आदेश मिल रहे थे, मेरे को तो सीएम के आदेश थे, मैं कर रहा था एज पर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो एक लाइन के अंदर आर्ग्यूमेंट होगा। जब सवाल जब ये इस बात का आ रहा है कि ये बात मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं, एविडेंस हमारे साथ कानून में है, प्रोसीजर वेल स्टेब्लिश्ड है, आपको तो डॉट कनेक्ट करनी है, आप वो भी नहीं कर रहे हो। आप बाकी दुनिया की कहानी लेके आ रहे हो कि नहीं मोदी इसलिए बंद कर रहा है क्योंकि स्कूल खुल गए और ये हो गया और वो हो गया और ये वेंडेटा है, पॉलिटिक्स। अरे यार प्रोसीजर तो देखो, तुमने क्या वायलेट किया है? तुम कानून नहीं देख रहे, ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं देख रहे, दुनिया भर की सारी बातें कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही आप प्रोसीजर की बुक खोलोगे, रूल नंबर 8 पढ़ते ही अगली कॉल आएगी सीएम साहब को कि एक बार आप आ जाइए सरकारी चाय पीने। सिर्फ 4 लाइन का कानून है। रूल नंबर 8 क्या है सर? रूल नंबर 8 सिंपल ये कहता है कि जो शेड्यूल में बातें कही गई हैं वो बगैर सीएम के नहीं हो सकती, बगैर कंसेंट के। और उसमें लिखा है कि पॉलिसी बदलना, फाइनेंशियल मैटर्स, कोई भी टेंडर, किसी भी तरह का बदलाव, चाहे टैक्सेशन में हो चाहे पॉलिसी हो, एनीथिंग विच हैज ए फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, बगैर सीएम की कंसेंट के हो ही नहीं सकता। एट द सेम टाइम सीएम हैज ए पावर, इफ यू गो फर्दर डाउन टू रूल नंबर 9, if CM is not comfortable with the finance minister or any council judgment, he can overrule that. तो सुप्रीम पावर, वीटो पावर तो सीएम की है। तो प्रोसीजरल भी सीएम के हाथ में है, वीटो पावर भी सीएम के हाथ में है। तो बाकी जो हैं वो अपनी मनमर्जी क्या कर सकते थे सर? सीएम जिस दिन चाहे उस दिन कह सकता था ये लीकर पॉलिसी बंद नहीं होगी। इवन जो नई लीकर पॉलिसी विड्रॉ करी है इन्होंने, वो भी बगैर सीएम की कंसेंट के नहीं हो सकती, वो भी रूल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब नई पुरानी पॉलिसी को हटा के नया लाना, वो सीएम का आदेश। लगने के बाद जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू, उसको हटाने में उसमें सीएम का आदेश, क्योंकि उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। एक्साइज मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर की तो कोई औकात ही नहीं है सर बगैर सीएम के। तो ये बात फंडामेंटल चीज मनीष सिसोदिया के लॉयर कोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसीलिए मुझे ये लगता है कि लॉयर्स आर पेड टू प्रोटेक्ट मनीष केजरीवाल, नॉट मनीष सिसोदिया। और मेरे को तो और मैंने पहले दिन ये कहा था कि जितने लोग फंस रहे हैं, देखिए इनमें से किसी का गेन नहीं हुआ। अब आप एक एक करके सारे किरदारों को देख लीजिए। जो बिजनेसमैन है उसने तो पैसा इसलिए दिया कि उसको बिजनेस मिलना है, ठीक है सर? तो वो तो ट्रांजैक्शन है, वो तो हर आदमी को ब्राइब देते हैं बिजनेसमैन, आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं पॉलिटिक्स और क्या होता है सिस्टम्स के अंदर। काम करवाना है, पैसा फेंको यार, काम करो। कोई बिजनेसमैन दिमाग नहीं लगाता। सीएम को पैसा चाहिए, जितना चाहिए दो यार, लाइसेंस लो। इससे ज्यादा वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है उसका किसी से, उसको सिर्फ अपने धंधे से मतलब है। दूसरा, जितने बाकी हैं वो सब एम्प्लॉइज हैं। कोई किसी कंपनी का नौकर है, कोई किसी कंपनी का नौकर है, तो फायदा तो कंपनी को, ये बेचारों को क्या मिला? ये तो अपना प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चक्कर में जेल चले गए। मालिक को खुश करने के चक्कर में इन्होंने कहा सर आई नो सीएम, आई नो पीएम, आई नो देश। वो जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लंबी लंबी फेंकने की आदत होती है मैनेजर्स को, तो कूद कूद के आगे जाते हैं। अरे सर आई नो सीएम, मैं काम करवा लूंगा। तो कहेगा ठीक है यार, इसको भेज दो। मालिक का क्या जाता है? आप जाइए सीएम के साथ बैठिए, चाय पीजिए, जो करना है करिए, सीएम का काम करवा दीजिए। मालिक कहेगा ठीक है, मेरे को लाइसेंस मिल गया। और ये बेचारा एम्प्लॉय जो बीच में फंस गया है, ये दो चक्कर में रहता है। या तो उसको कंपनी प्रमोशन और इंक्रीमेंट दे देगी, बॉस से शाबाशी मिल जाएगी, एक। दूसरा, जो रिश्वत का पैसा कैश लेके गया, मान लीजिए 1 करोड़, उसमें से थोड़ा प्रसाद अपने को भी हाथ लग जाए, ये दूसरा एजेंडा होता है। तीसरा कोई एजेंडा नहीं होता। प्राइवेट करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं आपको 50 एग्जांपल दे देता हूं, जहां कंपनियों से लोग बोलते हैं कि सर अधिकारी ने इतने लाख मांगे हैं, वो जबकि आधे मांगे होते हैं और आधा अपना जोड़ के
वो उतना लेके मैनेजर से जाके आधा उसको देते, आधा अपने घर में ले जाते। ये कॉमन है, ये बहुत कॉमन चीज है प्राइवेट सेक्टर में। ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ऐसे खेल बहुत होते हैं जी। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि जिसको कुछ नहीं मिला वो जेल क्यों रहे? उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अप्रूवर बन जाए, अपनी जान तो बचाए। उसके परिवार वाले यही उसको बोलेंगे, यार जब तेरे को चवन्नी नहीं मिली, तेरा कोई फायदा नहीं हुआ, तो जिसके लिए काम कर रहा था वो सब मजे से शीश महल में रह रहे हैं और तू रह रहा है तिहाड़ जेल में, तो यार अपने जान छुड़ा, बाहर आ। कोई जरूरत नहीं है इस कंपनी में काम करने की, और कौन सा केजरीवाल से रिश्ता करना है अपने को। तू बाहर निकल। अगर अप्रूवर बन जाएगा तो 7 साल की जगह 2 साल की सजा होगी, कम से कम वापस आ जा, जिंदगी दोबारा से शुरू करेंगे। तू बाहर निकल, किसी तरह से निकल। तो कहेगा ठीक है साहब मैं अप्रूवर बन जाता हूं, तो कम से कम मेरे पे पेनल्टी सॉफ्ट तो हो जाएगी। सरकार भी कहेगी ठीक है आपने सहयोग किया, तो वो बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन तो कोर्ट भी देगा और पुलिस भी सपोर्ट कर देगी। तो ये एक तरीका है। तो मुझे लगता है जितने लोग फंसे हैं उन सबको अप्रूवर बन जाना चाहिए। इस केस को 15 दिन में खत्म करो, डिसीजन लो, आगे बढ़ो जिंदगी में। और बहुत काम है, बहुत सारा न्यूज चैनल्स को मसाला मिल रहा है, वो कुछ और चीज पे फोकस करें। जी 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 जी। तो अब आइए दर्शकों के प्रश्नों पर चलते हैं। उससे पूर्व दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि जयपुर डायलॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। साथ में आप विजय सरदाना इनसाइट्स को भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप को भी अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न और सरदाना जी की चैनल का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेपी कह रहे हैं सरदाना चैनल वर्सेस केजरी, बच्चे की जान लोगे क्या? आप टारगेट कर रहे हैं क्या? किसकी जान ले लेंगे सर? केजरीवाल? केजरीवाल नाम के बच्चे की? नहीं सर, हम किसी बच्चे की जान नहीं लेते हैं। हमारा फर्ज है कि देश के सामने सच्चाई रखना, एंड वो हम करते रहेंगे। देखिए हमारा काम है, मेरा एक ही मिशन है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मेरा एक ही मिशन है कि हम इस देश की जनता को जागरूक करें। डिसीजन आपको लेना है, कंक्लूजन आपका होगा। हमारे पास जो फैक्ट्स है वो हम आपके सामने रख देंगे, हम किसी की साइड नहीं ले रहे। हाँ, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि यू कैन चूज टू इग्नोर द फैक्ट्स बट फैक्ट्स रिमेन। तो केजरीवाल साहब फैक्ट्स को इग्नोर करते जा रहे हैं अभी तक, लेकिन वो फैक्ट्स रहेंगे, वो कहीं ना कहीं चुभेंगे। और हम आपको एडवांस में बता रहे हैं कि कौन सी चीज आने वाले दिनों में कहां चुभेगी, ताकि आप एज ए जागरूक नागरिक जो आपको रोल प्ले करना है आप करें। हम आपको गाइड नहीं करेंगे, हम आपको नहीं कहेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे आके आप ये सोचो या वो सोचो। फैक्ट्स आपके सामने हैं, डिसीजन विल बी योर्स। जी नेक्स्ट। एसटी जी, यू आर नॉट डूइंग 10 PM लाइव शोज दीज डेज। थोड़ा इरेगुलर थे और उसका मुख्य कारण जो था वो आईपीएल था, क्योंकि आईपीएल का जो मेन टाइमिंग था वो उससे क्लैश करता था, तो इसलिए लाइव में लोग भाग नहीं आते थे। अब वापस चालू करेंगे, उसको रेगुलर करेंगे। तो वैसे आपको 10-10 PM पे शो तो मिलता ही है रिकॉर्डेड वाला, तो वो तो हमेशा होता है, आज भी आएगा। ईशान शर्मा जी, सर ये अपने टीचर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन नहीं रखता। लुक एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, वीसी वाज अर्लियर वीसी ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट, कंट्रोवर्सी नॉट पेइंग सैलरीज ऑन टाइम। देखिए एक आदमी की फितरत होती है सर, आप कोयले को कहीं भी रख दो वो काला ही करेगा, वो वक्त बदलने से या जगह बदलने से सफेद नहीं हो जाता है। तो एक जिसे कहते हैं ना कि आदमी का कैरेक्टर वो नहीं बदलता है, वो हर स्थिति में सेम रहता है। कम और ज्यादा परिस्थितियों के हिसाब से आप उसको थोड़ा सा एग्जेजरेट कर लेते हो या उसको सप्रेस कर लेते हो। तो ये जेनेटिक है, ये जेनेटिक डिफेक्ट अगर किसी में है तो आप उसका क्या करोगे, यू हैव टू लिव विद दैट। जी नेक्स्ट। ईशान शर्मा, संजय सर, व्हाट डू
does Delhi BJP has to do to defeat Natwar Lal in 2025? If you want to give suggestions. Will AAP finish third again in 2024 Lok Sabha in Delhi? देखिए, जहां तक बात है दिल्ली में हराने की, देखो दिल्ली की जो आबादी है ना, उसको लॉलीपॉप की आदत पड़ चुकी है। हम लोग स्वार्थी हो गए। अगर कोई 300 यूनिट बिजली दे रहा है, आप 400 बोल दो, जो कर्नाटक में हुआ है, जो हिमाचल में हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप विधानसभा चुनाव शुरू होंगे तो आप सबके ना इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ना। वो इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं होंगे, वो मेनू कार्ड होंगे। किसान को हम क्या दे रहे हैं, टीचर को क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं, फौजी को क्या दे रहे हैं, मजदूर को क्या दे रहे हैं, महिलाओं को क्या दे रहे हैं, वो देने की लिस्ट होगी। आप पहले अभी से बना लो कि आपके समाज में कितने लोग हैं, और उसके आगे लिस्ट लगा लो। किसी को 1000 रुपए, किसी को 2000, किसी को 500, किसी को बस टिकट, किसी को बिजली, किसी को कुकर, किसी को फ्रिज, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप सबके अकाउंट में डाल दी जाएगी। उनकी जेब से क्या जाता है सर? टैक्स पेयर तो आप और हम हैं। उनके मतलब उनकी जेब से तो चवन्नी नहीं लगती, तो लिस्ट बनाने में क्या जाता है? लेकिन मूर्ख तो हम लोग हैं सर, वो स्मार्ट लोग हैं। इस देश की जनता मूर्ख है, जिसको पॉलिटिशियन हमारी जेब काट के हमें ही लॉलीपॉप के रूप में देता है और खुद ताली बजवा लेता है कि देखो कितना अच्छा काम किया इसने। बोले हमसे बड़ा मूर्ख इस देश में, वोटर से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। बोले हम अपनी जेब कटवाते हैं, सामने वाला हमें ही मूर्ख बनाता है, और हम ताली बजाते हैं कि देखो सामने वाले ने कितना अच्छा मूर्ख बनाया। मतलब हम गजब है इस देश की जनता। तो इसलिए एक पॉलिटिशियन को दुख, मतलब कि मैं आरोपित नहीं करूंगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सेल्समैन स्मार्ट है तो कंज्यूमर को या कस्टमर को किसने बोला है कि वो ना सीखे कि सही क्या और गलत क्या है? तो सेल्समैन तो अपना माल बेचेगा। आप कूड़ा कबाड़ खरीदने को तैयार हो तो खरीदो ना, किसने मना किया है? आप जैसे मूर्ख कस्टमर हर सेल्समैन को चाहिए। यही तो पॉलिटिशियन कर रहा है। हर पॉलिटिशियन ही तो लॉलीपॉप दे रहा है, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं उसका मैनिफेस्टो अच्छा है, इसका अच्छा है। ये भूल जाते हैं कि जेब अपनी ही कट रही है यार, वो ज्यादा काट रहा है, ये कम काट रहा है, फर्क इतना है। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, मैं अपने चैनल से, संजय जी अपने चैनल से, बाकी लोग, हमारा प्रयास यही है कि हम लोग लॉजिकल हो जाए, ये लॉलीपॉप में ना फंसे। नेक्स्ट, वैसे आपसे एक फॉलोअप पूछ लेता हूँ कि आपने जो फ्रीबीज वाली जो पिटिशन लगाई थी, इंटरवेंशन लगाया था, उस पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ सर्कुलेट किया है, बताया गया? जी सर, वो तो उसी समय इलेक्शन कमीशन ने सर्कुलेट किया था कि जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर जो मेरा इंटरवेंशन एप्लीकेशन था, उसमें जब मैंने दोबारा सप्लीमेंट्री डाली थी, उसमें मैंने बकायदा एक फॉर्मेट दिया था कि इलेक्शन कमीशन को हर इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए ये पार्टियों से पूछना चाहिए कि जो जो आपने लॉलीपॉप बांटने का ऐलान किया है, उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपके हिसाब से, उसका कैलकुलेशन दें, और उसका रेवेन्यू जनरेशन कैसा होगा वो आंकड़ा दे दें। तो कम से कम पता तो लगे कि हमारे सामने क्या आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर्नाटक में भी वो फॉलो नहीं हुआ, बाकी जगह पे नहीं हुआ। तो अब इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? दुख की बात इस बात की है कि जब हम सुधार की बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन खुद अपना नोटिफिकेशन निकालता है, लेकिन उसको एनफोर्स क्यों नहीं करता, ये दुख की बात है। जी, हमें पूछ रहे हैं सर, सुकेश के सारे एविडेंस और स्टेटमेंट लेके ये केजरीवाल को पूरा साफ क्यों नहीं करती बीजेपी गवर्नमेंट? ये नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन अभी। देखिए सर, मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, क्या हमें धन के तरह बीजेपी का टाइम पास चालू है क्या? सर देखिए, ठोस करेंगे। सर देखिए, दोनों बातें हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सुकेश ने जितनी चिट्ठियां निकाली हैं वो एविडेंस की बात कर रहा है। तुरंत केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को एक टीम बनानी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग उसका एक करना चाहिए कि आपके पास जितने एविडेंसेस हैं आप हमें दे दीजिए, कहाँ रखे हैं वो हमें दे दीजिए, उसकी लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए कि सुकेश को साइन करवा के कि मैंने ये एविडेंस सीबीआई और ईडी को दे दिए हैं। उसको कब और कहाँ इस्तेमाल करना है वो ईडी और सीबीआई के डिस्क्रिप्शन पे है। रही बात टाइम पास करने की बीजेपी सरकार के द्वारा, देखिए पॉलिटिशियन कोई भी डिसीजन लेता है उसमें उसका पॉलिटिकल एंगल जरूर होता है।
अब उसको पॉलिटिकली कब क्या सूट करेगा उस हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे, नहीं भी करेंगे ये भी एक पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन अगर हम दबाव बनाए रखेंगे और सवाल पूछते रहेंगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन हो, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अपने आप में काम करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने जागरूक हैं और हम कितने असर्टिव हैं हमारे सवाल पूछने में और उनको प्रेशराइज करने में। जी, नेक्स्ट इंद्रेश, would the Aam Aadmi Party remain a party till the 2024 elections, holding its position as a national party? हाँ, रहेगी सर, उसमें तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस देश में ये उम्मीद करना कि 100% वोटर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि 100 मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि 35-40% अगर वोट बैंक बीजेपी का है, 32-35% अगर कांग्रेस का है, तो जो रिमेनिंग 30% है अब वो सब बिखरा हुआ है। इसीलिए केजरीवाल को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हर राज्य में अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, जीते या हारे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ 6% वोट चाहिए इन टोटल, चाहे वो जिसे कहते हैं ना कि कहीं से भी आप इकट्ठे कर लो 6%, चाहे वो 0.1 करके आप या 0.2 करके 30 राज्यों में चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे। तो ये सब खेल है, केजरीवाल ने ये सब कैलकुलेशंस कर रखी हैं। इसीलिए जहां पे भी दो पार्टियां हैं इलेक्शन में, जैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस समाजवादी, जहां पे भी उनको लगता है कि एक तीसरा ग्रुप खड़ा हो सकता है या उसको 2-4-5% वोट मिल सकते हैं, केजरीवाल अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट को अपनी जेब से पैसा लगाना है, बदले में वो कैंडिडेट से कहेंगे कि भैया तुम पार्टी फंड में चंदा डालो, तो वो तो एक प्रॉफिट सेंटर है। टिकट पे आदमी को खड़ा करना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रॉफिट सेंटर है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब उनको चाहिए सोशल स्टेटस, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा। आप आम आदमी के जितने राज्यसभा के कैंडिडेट हैं, आप उनका बायोडाटा उठा के देख लीजिए, उनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, उन सबके पास एक कॉमन चीज है, वो सब अमीर लोग हैं। तो टिकट खरीदना पॉसिबल था, केजरीवाल को पैसा चाहिए था, उनको टिकट चाहिए थी, म्यूचुअल बेनिफिट था, दोनों का फायदा हो गया। यही दुनिया है, तो ज्यादा इन चीजों में रीड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मनीष सुंजानी, व्हाट डू विजय सर एंड संजय सर थिंक अबाउट द थिंग्स मोदी जी शुड डू बिफोर 2024 इलेक्शन? अरे हमारी तो बहुत लंबी लिस्ट है, अब विजय जी से पूछते हैं। देखिए, संजय जी की जो लिस्ट है वो हमें पता है, मैं थोड़ा सा मेरी लिस्ट थोड़ी सी अलग है संजय जी से। मैं चाहूंगा 2-3 काम अगर मोदी साहब कर दें। करप्शन है, जो इंस्पेक्टर राज है, अगर आप उसमें सुधार कर सके, क्योंकि एमएसएमई के लिए अभी भी वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत खराब है, और जब तक एमएसएमई में सुधार नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट का बात हम करना उचित नहीं। लेकिन मैंने एमएसएमई के एरिया में सुधार के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं देखा है कॉन्क्रीट। किस किस कानूनों से इंस्पेक्टर राज हटाया ये किसी को नहीं पता। आज भी करप्शन जारी है, आज भी मेरे पास 2 केस आए हैं बिकॉज ऑफ करप्शन। हैरेसमेंट कर रखा है पार्टियों का, झूठे केस, झूठी टेस्ट रिपोर्ट, झूठा सब कुछ करने के बाद ये कह दिया जाता है आपका कंसाइनमेंट रिजेक्ट। वो बेचारा 2-4-5 करोड़ रुपए के एमएसएमई लेके कहां घूमेगा? वो मर के बेचारे को कोर्ट जाना पड़ता है, पैसे फंसाने पड़ते हैं, इसीलिए कि उससे जरूरत से ज्यादा रिश्वत मांगी गई, उसकी औकात नहीं थी देने की, तो उसको कह दिया तेरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट। ये बहुत कॉमन हो रहा है। इसमें सुधार कैसे होगा? मोदी जी इस पे दिमाग लगाइए। आप ये कर देंगे, एमएसएमई का भला कर दीजिए, आपको एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज काफी हद तक एड्रेस हो जाएगा। और दूसरा है हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी। गेहूं चावल के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हिंदुस्तान में हर चीज की शॉर्टेज है, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा। 70% तेल हम आयात कर रहे हैं। आज हमारे पास दालें नहीं है, मजबूरी में लोग दालें ना खा के सब्जी खाते हैं, तो इसलिए दालों में क्राइसिस दिखता नहीं है। आज कम से कम 35 से 40 मिलियन टन दालें चाहिए, हमारे पास करीब 24 मिलियन टन है, और वो भी सरकारी आंकड़े, सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। तो मेरा 2 ही कारण है, एमएसएमई पे ध्यान दीजिए, भारत की फूड एंड फीड सिक्योरिटी पे ध्यान दे दीजिए।
ये 2 फंडामेंटल काम कर दीजिए, दुनिया आपको याद रखेगी हमेशा के लिए। जी हाँ, और मेरी लिस्ट तो बहुत लंबी है। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है उसके अंदर, वक्फ एक्ट भी है इसीलिए उसके मैंने वो अंदर, बताया नहीं, अलग अलग मंदिर मुक्ति भी है उसके अंदर, एएमयू और जामिया का माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो भी है, और स्टेट वाइज माइनॉरिटी भी है। मैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं, कितने आपको बताऊं, इतने तो। और हाँ, यूसीसी, लेकिन मुझे लगता है कि यूसीसी को लेके बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, हो सकता है बहुत जल्दी ही हो जाए। प्रवीण के, इज देयर शॉर्टेज ऑफ हिंदू लॉयर्स इन दिल्ली? जमाई के खिलाफ केसेस क्यों नहीं फाइल हुए अब तक? 15-20 हज़ार हम दे देंगे खर्चे के लिए। सर, लॉयर्स की कोई कमी नहीं है। इशू ये है कि केस कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्योंकि लोकस स्टैंडी भी जरूरी है। अपने आप केस करना पॉसिबल होता नहीं कोर्ट्स में, क्योंकि सबसे पहले पूछा जाता है कि आप किसकी तरफ से, आपको सामने वाली पार्टी एंगेज कर रही है या नहीं। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे को पार्टी ने, चाहे वो सेंट्रल इंडिया से या ईस्ट इंडिया से या साउथ इंडिया से अगर केस भेजते हैं, तो उनके अधिकार क्षेत्र में होता है कि विजय को एंगेज करना है। और मुझे खुशी है कि मैं अपनी सर्विसेज अच्छे ढंग से देता हूं, तो दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली में भी हम दे सकते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो अप्रोच कर सकता है। हमारा काम तो न्याय व्यवस्था का सपोर्ट करना है। हम तो बेसिकली वी आर हियर टू हेल्प इन जस्टिस। ये बात हम इसी काम के लिए है। बाकी तो मर्जी आपकी है कि आप किसके पास जाना चाहते हैं। हम पकड़ के तो ला नहीं सकते, क्योंकि वो एडवोकेट्स एक्ट में ये अधिकार नहीं है कि आप पब्लिसिटी करके और क्लाइंट पकड़ के लाएं। क्लाइंट अपने आप आता है, बस वही है। अगर आपको लगता है किसी को हेल्प की जरूरत, हम बैठे जी, शाहरुख द क्रिएटर, धन्यवाद आपको। आशीष अग्रवाल, बहुत अच्छा विश्लेषण होता है आपका सरदाना जी, धन्यवाद। प्लांटिंग सीजन, पॉपुलेशन बिल नीड्स टू बी एडेड टू योर लिस्ट टू। नो, मैंने बहुत बार ये एक्सप्लेन किया है और डिटेल में कि आई एम अगेंस्ट पॉपुलेशन बिल। इसी के साथ हमारे प्रश्न पूरे होते हैं और हम यहीं पर विराम देंगे आज की अपनी परिचर्चा को। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को भी बहुत धन्यवाद। और चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाते हुए कि हमारी सपोर्ट फाइनेंशियली अत्यंत आवश्यक है, जो आप पेटीएम, जीपे, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।